पाकिस्तान बंद करने में कामयाब हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को, तो फिर एक बात याद रखिएगा, खतरे की घंटी बज जाएगी, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसके लिए अब कोशिशें आगे बढ़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे दौरे रखे गए हैं। सुहेल अफरीदी के मुख्तलिफ इलाकों में वो जाएंगे, मुख्तलिफ इजला में वहां रैलियां निकाली जाएंगी, एक मोटिवेशन जो है वो अब शुरू की जाएगी और स्टूडेंट्स को बहुत अहम रोल मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो आप देखेंगे कि स्ट्रीट मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगी। नंबर 2, 9 तारीख को जुमे वाले दिन अब ये खैबर पख्तूनख्वा से वजीर आला उठेंगे और अपने साथियों के साथ सिंध जाएंगे। कराची में बड़ी गहमा गहमी है, इसके ऊपर मूवमेंट शुरू हो गई है और कराची में बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा इस तरीके से मुतहर्रिक होने जा रहा है। तो कराची ने पहले भी बड़े बड़े इज्तिमा किए हैं, कराची ने पहले भी बड़ी जबरदस्त पैगाम दिया है हर मौके के ऊपर। तो यहां आप देखते हैं कि कराची किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो 8 फरवरी की फिक्र है, स्ट्रीट मूवमेंट की फिक्र है और जब भी इन्हें फिक्र होती है इसी किस्म का कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। देखिए नया साल आया नादरीन, सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। पाकिस्तान में लोग रात भर नाच गा रहे थे सड़कों पे, ऐसे जैसे पाकिस्तान की तरक्की का सफर रुक ही नहीं रहा। यानी ऐसे नाच गा रहे थे जैसे लोग इंटरटेनमेंट के बेचारे तरसे हुए हैं, सुख का सांस ही कोई नहीं है। तो जब उन्हें मौका मिलता है वो बाहर निकलते हैं, अपने लाउड एक्सप्रेशन शो करते हैं, नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन क्या हम वो कर रहे थे जो इस्तांबुल में हो रहा था? यानी जब लाहौर की और मरी की सड़कों पे और बाकी शहरों की सड़कों पे लोग नाच गा रहे थे ना, तो उस वक्त इस्तांबुल में तैयारी हो रही थी गजा के साथ इजहार यकजहती की। 5.25 लाख लोग निकले इस्तांबुल में और उन्होंने दुआ भी की, इजहार यकजहती किया गजा के अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ। लेकिन पाकिस्तान में कॉन्सर्ट हो रहे थे, नाच गाने हो रहे थे। पाकिस्तानियों को यह सोचना पड़ेगा कि उनके ऊपर यह जुल्म क्यों होता है। ये जालिम आपके ऊपर तब तक मुतहर्रिक रहेंगे जब तक आप एक मुट्ठी बनकर खड़ा होना नहीं सीखेंगे। गानों पे झूमने से बेहतर है कि आप एक दफा दमादम मस्त कर अंदर करें और अपना हक मांगें, क्योंकि आपके हक के लिए सिर्फ लीडर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो लड़े। कभी नवाज शरीफ लड़े, कभी बेनजीर लड़े, कभी जुल्फिकार दी भुट्टो लड़े, कभी कोई और लड़े, आज इमरान खान लड़ रहा है वो लड़ाई। आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको खड़े होना पड़ेगा। पाकिस्तानी जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक लीडर जितनी मर्जी कुर्बानियां देते रहे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। एक दफा पाकिस्तानियों को खड़ा होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा बाहर, जैसे कौमें निकलती हैं। पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी को एक बड़ा पुरअमन तरीके से, बड़ा शानदार तरीके से इनकलाब का एक जलवा दिखाया था। ये वही पाकिस्तानी है। इन्हें एक मरतबा फिर पुरअमन तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को बताना पड़ेगा कि हमारे पास दूसरा तरीका भी है और हम इससे इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बड़े पुरअमन तरीके से हो जाएगा। इनकी तबीयत सेट हो जाएगी अगर एक दफा पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाए तो, और पाकिस्तान बाहर अल्टीमेटली आ ही जाएगा। क्योंकि पाकिस्तानियों का मुकाबला को बहुत अक्लमंद लोगों से नहीं है, वो भी बड़े एवरेज किस्म के लोग हैं। अब देखें ना, ये जुरैन नज़ाबानी, इन्होंने आर्टिकल लिखा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जिसमें उन्होंने बताया कि नई नस्ल जो है वो नफरत कर रही है आपसे। आप जो मर्जी कर ले, जो सौदा बेचने, नई नस्ल आपसे वो सौदा नहीं खरीदेगी, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो आपको म्यूजिक एंजॉय करेगी जब उनको मौका मिलेगा। वो बता रहे हैं कि नई नस्ल आपकी बातों में आने वाली नहीं होती। बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल को बहुत थोड़े से लोगों ने पढ़ना था। कितने लोग हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले? थोड़े से। हमें जब उर्दू अखबार और अंग्रेजी में चॉइस करनी होती है तो हम लोग, क्योंकि उर्दू मीडियम लोग हैं तो हम उर्दू अखबार पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी पढ़ने वाले ही बहुत थोड़े से हैं पाकिस्तान में बाबू, बहुत थोड़े लोग हैं और उनमें से भी ज्यादातर आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, खबरें वबरें देखते हैं, निकल जाते हैं। ये आर्टिकल्स की एक दौड़ के अंदर ये आर्टिकल कहीं गायब हो जाता है। लेकिन आप देखें कमाल उस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर का जिसने इसको डिलीट करवाया। जैसे ही ये आर्टिकल डिलीट हुआ इसको लाखों लोगों ने पढ़ा, इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन हुई और उसके बाद मिलियंस लोगों ने इसको पढ़ा। ये पूरे सोशल मीडिया पे हर तरफ दिखाई दे रहा था। नज़ाबानी साहब को चाहिए कि वो जाकर शुक्रिया अदा करे उस ऑफिसर का ढूंढ के जिसने उन्हें एक आर्टिकल में उतनी शोहरत दिला दी जितनी शोहरत एक लिखारी को सैकड़ों आर्टिकल लिखने में जाकर मिलती है। तो ये बड़ी कामयाबी है उनकी और उस ऑफिसर की। मुझे तो मिली भगत लगती है कि डिलीट करवाओ ताकि सारी दुनिया उसको एक दफा पढ़ ले। नादरीन, लोग खड़े नहीं होते
इसके बावजूद कि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, एक के बाद एक फसल में किसान को मार पड़ रही है, लेकिन किसान खड़ा नहीं हो रहा। इंडिया में किसान के साथ ज्यादती हुई, किसान कैसे बाहर निकला? यूरोप में किसान के साथ ज्यादती हुई, किसान कैसे बाहर निकला? पाकिस्तान में किसान कोई मूवमेंट बना नहीं पाते, क्योंकि जो किसान रहनुमा है उनका ताल्लुक मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से होता है, और जिस पार्टी की हुकूमत आती है उनके किसान रहनुमा आगे आ जाते हैं और वो कंट्रोल कर लेते हैं पूरी की पूरी बरादरी को। तो किसानों को अपने हकीकी रहनुमा ढूंढने पड़ेंगे जो निकले और निकलकर किसानों का हक मांगे। आलू का किसान भी डूब गया, धान का किसान भी डूब गया, गंदम का किसान भी डूब गया, गन्ने का किसान, चीनी की कीमत इतनी बढ़ गई, डबल से ऊपर हो गई, और गन्ने की कीमत पिछले साल वाली, बल्कि वो भी गन्ना सुखा सुखा के उन्होंने खरीदा, किसानों को रोल के रख दिया उन्होंने। अब आलू का जो किसान है वो भी डूब गया। 66 अरब का टोटल नुकसान हुआ ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, कसूर, विहाड़ी और खानेवाल के किसानों का। रेट ही नहीं मिल रहा। अब अगर ये कोल्ड स्टोरेज के अंदर रख देंगे अपने आलू और कोशिश करेंगे कि रमजान में निकाल कर बेचे, तो रमजान भी 1 महीने के बाद आ रहा है, तो 1 महीने के बाद जब रमजान आ रहा है तो फिर अगर वहां भी कीमत ना बढ़ी तो फिर क्या करेंगे? फिर स्टोरेज के पैसे कौन देगा? तो किसान एक अजीबो गरीब मखमसे का और एक कंफ्यूजन का शिकार है, और हुकूमत इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं दे रही। ये किसानों के साथ किया हमने। नादरीन, एक एक करके सारे इदारे जो है वो फारिग किए जा रहे हैं। अगली बारी ऐसा लगता है कि रेलवे की है, क्योंकि रेलवे के बारे में अब खबरें छपना शुरू हो गई। बहुत सारे इदारों को ओने पोने बेचा गया, पीआईए को बिल्कुल ही ओने पोने बेच दिया गया। सैकड़ों अरब की प्रॉपर्टी और पीआईए की जो इतनी भारी मलकियत है उन सारी चीजों को 10 अरब में बेच दिया गया। और फौज का एक झेली इदारा जो एक मालियाती इदारा है, जो काम शाम करता है, कारोबारी इदारा है फौज का, उसने पीआईए को अपने कंट्रोल में ले लिया। शिपिंग कारपोरेशन भी गई, और अब रेलवे की बारी है, क्योंकि उसके नुकसान बताए जा रहे हैं कि जनाब इतना खसारा है तो इतना खसारा है। जिस इदारे का ये खसारा बताना शुरू कर देना, समझो वो इदारा गया हाथ से। ये तो पक्की खबर है। और जो इनके कंट्रोल में है उसके अंदर दबा के करप्शन है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी करप्शन हुई है सिंध में, ये छोटी सी करप्शन है। सोलर एनर्जी का जो मंसूबा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 27 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ कि जो चीज जितने की थी उससे दुगनी तिगनी कीमत की ले ली उन्होंने। सिर्फ 27 अरब की करप्शन, छोटी सी करप्शन है। यानी जो काम ये करेंगे उसके अंदर अपना खांचा निकालते हैं। यानी दुनिया में ये होता है, पहले पाकिस्तान में होता था कि 10-20% खा लेते थे, बाकी लगा देते थे। अब ऐसा लगता है कि 10-20% शायद लगाते हैं, बाकी सारा ही खा जाते हैं। आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है, और हर आदमी जेबें भर रहा है कि आखिरी बारी है, जो लुटना है लुट लो, लुट मार करके इस मुल्क से निकल जाओ, भाग जाओ। सब ने अपने ठिकाने बाहर बनाए हुए हैं। ये सिंध सोलर एनर्जी मंसूबे में सिर्फ और सिर्फ 27 अरब की करप्शन का इंकशाफ हो गया है। नादरीन, सरीना होटल के मामले पे मैंने कुछ कमेंट किए थे, उस वक्त मैं सारे मामले को जानता नहीं। पीटीआई के कोई बड़े मशहूर आदमी हैं, उनका एक नाम लिखा हुआ था, तो उन्होंने सर्वे करवाया तो मिर्जा साहब का थोड़ा बहुत नीचे डाउन जा रहे थे। वोटिंग वाला सर्वे था। वोटिंग वाले सर्वे में बॉट्स इस्तेमाल हो जाते हैं। आप एक तरीकाकार है, आप पैसा खर्च करते हैं तो वोटिंग का जो ट्रेंड है वो आपके हक में आ जाता है। मिर्जा साहब का पैसा भी है, एस्टेब्लिशमेंट के बाद सिस्टम भी है, तो एकदम से मिर्जा अफरीदी साहब आखिरी वक्त में ऊपर आए और आकर वो शायद जीत गए वो मुकाबला। लेकिन अब आप आ जाए, मैंने एक सर्वे करवाया, और ये जो सर्वे का तरीका मैंने रखा था ना, इसमें 2 नंबरी नहीं हो सकती। इसमें जो बॉट्स हैं वो काम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि यहां हम सवाल करते हैं 1 और 2 को लेकर। यानी अगर आप बचना चाहते हैं, नॉर्मली वैसे अगर आप ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर सर्वे करवाएं और उसको खरीदा ना जाए, उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट ना की जाए बॉट्स की, तो फिर वो ठीक सर्वे होता है। लेकिन अब क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बार बार इसके अंदर मुदाखलत करती है, कुछ सियासी जमातें भी करती हैं, लोग पैसा खर्च करते हैं, तो मिर्जा अफरीदी वाले इशू को फिर हमने एक और तरीके से सर्वे किया, और ये बड़ा सादा तरीका है सर्वे करने का। इसमें मैंने सवाल पूछा था, क्या खैबर पख्तूनख्वा में कुर्बानी देने वाले वर्कर्स की जगह सरमायादार मिर्जा अफरीदी को सेनेट का टिकट देना दुरुस्त फैसला होगा? अब ये फैसला कोई भी करे, चाहे इमरान खान करे, चाहे अली अमीन करे, चाहे कोई भी करे, बैरिस्टर गौर करे, कुछ लोग कह रहे हैं सलमान अकरम राजा ने इस पे एतराज किया है। बहरहाल जो भी फैसला करे, तो ये फैसला दुरुस्त होगा या गलत होगा? तो हमने हां के लिए 1 का ऑप्शन दिया था और नहीं के लिए 2 का ऑप्शन दिया था। अब तक जो मुझे इस पे वोट मौसूल हुए हैं वो लगभग 7,800 के करीब है।
7800 वोट इस पे अभी तक पड़े हैं कमेंट्स में, 1 और 2 लेकर। और मैंने अपनी टीम को बड़ा लंबा टाइम दिया कि आप इसको जज करें और मुझे बताएं कि कितना वोट किसको पड़ा है। तो 100-150 वोट के बाद कोई एक आधा वोट पड़ता है मिर्जा अफरीदी को। ये आप निकाल लें, ये सबकी अमानत है, आप निकालें और निकालकर आप चेक कर लें, आपको फौरन पता चल जाएगा। आप निकाल लेना और निकालकर पढ़ना शुरू कर दें। 1 कितनी दफा लिखा हुआ है, 2 कितनी दफा लिखा हुआ है, लोगों ने ही डाले ना ये वोट सारे। तो आपको 1 मिलेगा 100-150 के बाद, यानी लगभग 1-2% मैक्सिमम भी लगाएं, चले 3%। लेकिन मिर्जा अफरीदी को लोग वोट नहीं कर रहे। ये मैं अवामी राय बता रहा हूं, आम आदमी ये कह रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने अगर मिर्जा अफरीदी को टिकट देने का फैसला किया है, या उन्हें अपने वोट जो आजाद उम्मीदवारों के वोट हैं वो उन्हें देने का फैसला किया है, तो ये उनकी पार्टी है, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन ऐसे सरमायादारों के घरों से इनकलाब नहीं आया करता, फिर ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नाजरीन इस वक्त भी एक डील मौजूद है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसी की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कुछ बातें कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब से जो है वो गए अमेरिका में, सेनेट में, वहां पे जाके उन्होंने सेनेट के सामने मामलात रखे। लेकिन ये वही सेनेट है जहां पे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब के खिलाफ और दीगर कुछ और लोगों के खिलाफ ये अमेरिका के अंदर, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर आवाज उठाना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन बुखारी साहब ने जो है वो बड़े शाइस्ता अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा रखा है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड वो यूज करते रहे, लेकिन आसिम मुनीर का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, जिसपे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा जो है वो तकलीफ होती है, वो मना करते हैं इससे। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद रास्ता निकालना चाहती है, या अली अमीन गंडापुर के पास कोई रास्ता है जो उन्होंने 90 डेज की बात की है। लेकिन इमरान खान साहब, क्या जो डील इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अब भी मौजूद है कुछ सोर्सेज के मुताबिक, क्या इमरान खान साहब उस डील को कबूल करेंगे? उनका अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें तो लगता है कि नहीं। यानी अगर आप स्टेटमेंट इमरान खान साहब का पूरा पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि जी जुल्म और जबर के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी सूरत जबर के निजाम के सामने नहीं झुकूंगा, मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। तो एक तरफ तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब की पार्टी थोड़ी सी टोन डाउन हुई है इन मामलात को लेकर। अच्छा, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए मौके बड़े जबरदस्त हैं। यानी हुकूमत का कॉन्फिडेंस उस जगह पे है कि जिस वक्त हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक तैयार हो रही है, जिस वक्त हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन तैयारियां कर रही है, ऐसे मौका पर हमेशा हुकूमत चीजों की कीमतें कम करती है ताकि प्रेशर कम हो। लेकिन हुकूमत को इस अपोजिशन के नालायकी पर इतना यकीन है कि हुकूमत ने चीजों की कीमतें कम करने की बजाय उनकी कीमतें बढ़ा दी हैं। यानी जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो चीजों की कीमतें बढ़ती हैं। मिसाल के तौर पे पेट्रोल जो है 5.5 रुपए, डीजल 11.5 रुपए इन्होंने महंगा कर दिया है, और इसके ऊपर आपको ये 15 दिन में दूसरी मरतबा किया है। पहले भी इन्होंने टका की कीमत बढ़ाई थी, तो लगभग 15-20 रुपए इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं गुज़िश्ता सिर्फ 15 दिनों में, और अगले 15 दिनों में ये फिर बढ़ा देंगे। और आलमी मंडी में लगातार कम होती जा रही, कम 70 रुपए से भी नीचे चली गई आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, लेकिन ये बढ़ाते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब के दौर में 125 तक गई थी, तो तब भी पेट्रोल की कीमतें बहुत कंट्रोल थी, कम थी, और तब सारे इस पे बात करते थे। आज कोई बात नहीं करता, खासतौर पे अपोजिशन बात नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा लगता है कि सारा इन्हिसार इस बात पे रखा हुआ है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत से ही हम इलेक्शन लड़ेंगे, इमरान खान साहब की मकबूलियत से ही हम लोगों को बाहर निकालेंगे, इमरान खान जेल काटेगा, लोग इमरान खान के साथ खड़े होंगे, उसके बदले में हमें वोट पड़ा करेंगे। तो इन्होंने ऐसा लगता है ये सोच लिया है कि हमने इमरान खान की मकबूलियत पर रखकर ही हमेशा सियासत करनी है। जो अवामी सियासी इश्यूज हैं उन पर कोई बात ही नहीं करता, उसके ऊपर कोई किसी किस्म की आवाज ही नहीं उठाता। आप गौर कर लेना, किसान के लिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकली? आप इनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे जी सोशल मीडिया पे हमने तहरीक चलाई है। प्रैक्टिकली निकले? नहीं निकले। मजदूर के लिए निकले? नहीं निकले। बेरोजगारी के लिए निकले? बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ गई, 22% तक चली गई, निकले? नहीं निकले। गुर्बत के लिए निकले? आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है तकरीबन, और ये सारा इसी दौरे हुकूमत में हुआ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरीबों के साथ खड़ी हुई? नहीं हुई, सोशल मीडिया पे खड़ी हुई। और वो सोशल मीडिया का कमाल है, जो प्रैक्टिकली मैदान में निकलकर सियासत आपने मैदान में करनी होती है। अगर 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की आवाम सोशल मीडिया पे सिर्फ आपको वोट डाल देती तो क्या आप इलेक्शन जीत जाते? उसके लिए लोग निकले, प्रैक्टिकली पहुंचे, डब्बों के अंदर वोट डाले और वोट डालकर उनके ऊपर पहरा दिया, इस तरह आपको सीटें मिली। तो आप प्रैक्टिकली आवाम के साथ खड़े हुए या नहीं हुए, ये बड़ा सवाल है। यानी महंगाई का तूफान आ गया, गरीब आदमी के साथ आप खड़े नहीं हुए, मुआशी तबाही होगी। आटे का स्कैंडल के खिलाफ पीटीआई खड़ी हुई? नहीं हुई।
चीनी के स्कैंडल के खिलाफ पीटीआई ने एहतजाज किया? नहीं किया। दहशतगर्दी बेकाबू हो गई, डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स के साथ जो पंजाब में हुआ, क्या कुछ किया पीटीआई ने? कख नहीं किया। वुकला का साथ नहीं दिया, उसातजा का साथ नहीं दिया, तलबा का साथ नहीं दिया जो तलबा के साथ हुआ, बल्कि बैकफुट में चले जाते हैं। हत्ता के जो सहाफियों के साथ हुआ उस पर भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने सहाफियों का साथ नहीं दिया। इमरान खान के दौर में सहाफियों को थोड़ी मार पड़ती थी ना तो सारी अपोजिशन इकट्ठी होकर सहाफियों के साथ खड़ी हो जाती थी। आज इस दौर में सहाफियों को बहुत मार पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग सहाफियों का इवन नाम लेने तक के लिए भी तैयार नहीं है, खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। कोई बंदा खड़े होने के लिए तैयार नहीं। जिन लोगों को जबरी तौर पे लापता किया गया, मैं अपनी मिसाल आपको देता हूं। जमात इस्लामी के लोग मुझे मिलने आए, नून लीग के लोग मिलने आए, कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी राब्ता किया। जब मैं जबरी तौर पे लापता होकर वापस आया, पीटीआई को बंदा मिलने ही नहीं आता था, डरते थे सारे। बल्कि जो राब्ता करते थे वो कहते थे इमरान साहब आप बोलना बंद कर दें। मुझे शहरियार अफरीदी ने भी ये कहा, अली अमीन गंडापुर ने भी ये कहा कि इमरान साहब आपने बिल्कुल अब कोई प्रोग्राम नहीं करना, किसी किस्म की बात नहीं करनी, बड़ी तकलीफें आपने और आपके खानदान ने देख ली है, लिहाजा अब आपने चुप करके बैठना है। मैं हल्फन कह रहा हूं, इन दोनों से आप पूछ लें, इन दोनों ने मुझे फोन करके कहा कि आपने इमरान साहब अब किसी किस्म का वीलॉग नहीं करना आइंदा जिंदगी में, आप वक्त गुजारें अभी जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। तो मैंने इनसे कहा जी मैं तो जब अपने आप को सेहतमंद महसूस करूंगा मैं काम करूंगा।